अब हमारा है सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा। इसमें क्या था देखो, पहली बात तो कब आई थी, 2013 में आई थी। वो महीना कौन सा था, जून का महीना था, और 16-17 जून 2013 को आई थी। ठीक है, रीज़न क्या था, वहाँ बादल फट गया था। और क्या हुआ था, वृष्टि का मतलब क्या होता है कहीं को, तो लगातार बारिश का होना। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, परिणाम स्वरूप भूस्खलन व नदियों, अब कुछ नदियाँ जैसे सरस्वती हो गई, पहले सबसे पहले मैंने आपसे कहा था, आप क्या करो, गंगा वाली बात करते हैं। तो सरस्वती होगी, मधु हो गई, दूध गंगा होगी, लक्ष्मण हुई, असी गंगा, कंचन गंगा, ये सब जो नदियाँ हैं 6 की 6 गंगा वाली, इसको याद करो। उसके बाद मंदाकिनी, काली, अलकनंदा, पिंडर, भागीरथी। ठीक है, ये पूछा नहीं जाता, बस आपसे इतना क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा कब आई थी, तो 16 से 17 जून को आई थी, 2013 में आई थी। कौन सी नदियाँ थी इसमें, सरस्वती, मधु, गंगा, दूध गंगा, मतलब ज़्यादा अब यार गंगा जैसे, ठीक है, ये ज़्यादा थी। ठीक है, अब ये आई कहाँ थी वो देखते हैं। तो याद रखना हमेशा से, क्या कहा मैंने बता रखा है कि रुद्रपुर हो गया, चमोली, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल, टेहरी, और देखो ये दोनों तो आपको याद रखना है, ये तो ईजी है। उत्तर में है, चलो ठीक है, और पिथौरागढ़ भी आपको याद हो गया होगा। और बचे गए ये रुद्रप्रयाग और चमोली, ये दोनों तो बता नहीं, ये तो आपको याद होगा। देखो टेहरी और पौड़ी तो याद हो गया, उत्तरकाशी ऊपर हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, और बचा रुद्रप्रयाग और एक चमोली। अब इसके कारण बहुत सारे क्या हुए थे, जनधन की हानि हुई थी। ठीक है, राज्य के ज्ञात इतिहास में सबसे बड़ी आपदा थी, बताओ राज्य में अभी तक का सबसे बड़ी आपदा कब आई कहोगे, तो याद है 16-17 जून 2013 को आई थी। इसमें हजारों व्यक्ति व मवेशियों मलबे के नीचे दब गए, जल प्रवाह के भयकर काल कलवित हो गए। मतलब वो ये बहुत सारे, जब पानी का ज़्यादा बहाव आ जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की तरह। ठीक है, सैकड़ों होटल व धर्मशालाएं व हजारों मोटर गाड़ियां नष्ट हो गई। अब देखो इसमें 24 विद्युत परियोजनाओं को भारी नुकसान हुआ। कोई पूछ सकता है कि जो सबसे बड़ी आपदा थी उसमें कितने विद्युत परियोजनाओं को नुकसान हो, 24 विद्युत परियोजनाओं को भारी नुकसान हो, जबकि 5 छोटी परियोजनाओं का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। बताओ, टोटल मतलब 24 विद्युत परियोजनाओं का तो नष्ट हो, मतलब उसको थोड़ी बहुत प्रभाव, भारी प्रभाव हुआ उसमें। और क्या कह रहा हूँ, जो 5 छोटी परियोजना ध्वस्त हो गए। इस आपदा में प्रदेश के हजारों गांव प्रभावित हुए, जिसमें से सैकड़ों गांव कहते हैं इसके प्रभाव मतलब बर्बादी की कगार पर पहुंच गए। इसमें से कई गांव व बाजारों का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। सड़कों के टूटने व यात्री व पर्यटक केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, ये सब क्या होते हैं हमारे धाम, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब, मुनस्यारी आदि स्थानों या फिर अन्य मार्गों में फंस गए। सुरक्षित स्थान, भोजन, पानी व उपचार की तलाश में इधर उधर भटक जाने व राहत कार्य देर से शुरू होने के कारण सैकड़ों यात्री ग्रामीण काल में ही गाल समा गए। अब हुआ क्या देखो, इस आपदा में कितने लोग कहेंगे, 86 मतलब वही है 86, 38 और 86 लोग क्या हुए, मारे गए। ठीक है, अथवा लापता भी हुए थे। आधे मतलब इतने लोग लापता हुए थे, मतलब आधे लोग तो इसमें से मरे होंगे, आधे लापता हो गए। लापता कौन हुए, जो मलबे में दबे, तो 3886 हो गए। ठीक है, अब उसके बाद होता क्या है, इसमें से केवल मात्र 644 और कंकाल मिले। बताओ केवल, टोटल कितने गायब हुए, तो 3886। ठीक है, और उसमें से टोटल स्व मिले थे 644 मिले, और जिसमें से 32-42 लोगों का कोई पता ही नहीं है अभी तक कि वो कहाँ है, तो मलबे के नीचे दब गए हो। तो कितने लोग दबे थे, 32-42 लोग कहाँ, मलबे के नीचे दब गए थे। और बाद में इन सभी को क्या हुआ, अब जो मिले नहीं वो भी तो मृतक ही थे, अब आएगा नहीं आदमी, तो इसका मतलब वो मर ही गया है। तो फिर उसके बाद इनके परिजनों को क्या मुआवना दे दिया गया। ठीक है, 16 जुलाई 2013 की बात को राज्य सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 13,000 करोड़ रुपए की क्षति हुई। बहन, वो डेट याद कर लो, 2013 की थी, जून में घटना हुई, जुलाई में 18 तारीख को देखो
घटना कब हुई थी ये बताओ। 16-17 जून को हुई थी। जून के बाद 17 के 18, लेकिन महीना जुलाई का 2013 को जब सरकार ने टोटल आंकड़े देखे तो उन्हें क्या हुआ कहेंगे, 13,000 करोड़ रुपए का हमें नुकसान हुआ था। सर्वाधिक नुकसान क्षति रुद्रप्रयाग में। ये पूछ सकता है कि सर्वाधिक जो है कहाँ पर हुआ। ठीक हो गया। अब उसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि अच्छा ये बताइए कि कहाँ कहाँ पर हुआ था। ठीक है, ये तो पूछा जाएगा। तो देखो वो देखते केदारनाथ मंदिर परिषद। आपको पता है कि 2013 में जो आई थी तगड़ी आपदा, उसमें क्या होता है केदारनाथ जो था बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। मंदाकिनी घाटी, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, पांडुकेश्वर, गोविंद घाट, घनघरिया, श्रीनगर, हर्षिल, भटवाड़ी। मतलब ज़्यादा जो था प्रभावित कौन सा इलाका रहा, तो गढ़वाल इलाका जो था वो ज़्यादा प्रभावित था। कुमाऊं में केवल एक पिथौरागढ़ के मुनस्यारी जो था यहीं पर ही क्या हुआ था, इस इलाके में क्या हुआ, जनधन की हानि हुई थी। इनमें सर्वाधिक क्षति ये तो आपको पता ही है, रुद्रप्रयाग में अभी बता रखा था मैंने। ठीक है, विशेषकर केदारनाथ धाम व मंदाकिनी घाटी क्षेत्र में हुई। ठीक है, अब यहाँ पर रुद्रप्रयाग में हुआ तो रुद्रप्रयाग में क्या है स्थित, केदारनाथ, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ बहुत ज़्यादा। और कौन सी नदी बहती है, मंदाकिनी। ठीक है, ये चक्कर है। फिर क्या है, रुद्रप्रयाग जिले में हुए तब सर्वाधिक तबाह के संदर्भ में भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान IIRS, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान। ठीक है, क्या है, कौन सा, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान। ठीक है, क्या कहा उसने, किसने, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान क्या कहता है इसके अनुसार, तीव्र वर्षा के कारण केदारनाथ के उत्तर पूर्व में सुमेरु पर्वत पर स्थित कम, देखो पहली बात तो आपको याद रखो सुमेरु पर्वत कहाँ है, तो केदारनाथ में स्थित। केदारनाथ कहाँ स्थित, रुद्रप्रयाग। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सुमेरु पर्वत कहाँ है, तो आपको उस टाइम पे याद होना चाहिए, अच्छा ये तो केदारनाथ में। ठीक है, पर स्थित कपेनियन व चोराबाड़ी ग्लेशियर की ऊपरी परत पिघल और टूटकर गांधी सरोवर चोराबाड़ी झील में गिर गई। इसमें हुआ क्या था, कंपेनियन व चोराबाड़ी ग्लेशियर की ऊपरी परत। ठीक है, इसमें हुआ क्या था, सुमेरु पर्वत पर स्थित क्या है, एक पूछ सकता है कि कौन सा स्थान था, कंपेनियन। ठीक है, वह चोराबाड़ी झील, कौन सी, चौड़ाबाड़ी झील, दोनों मिलकर क्या हुआ था, कहाँ गिर गई कहोगे, तो गिर गई थी। ठीक है, जिसमें झील का जल केदारनाथ की ओर मलबे के साथ तीव्र गति से प्रवाहित हुआ, जिस कारण मंदिर परिसर में लगभग 90 धर्मशालाएं व सैकड़ों दुकानें नष्ट हो गई और पूरा मंदिर परिसर मलबे की चपेट में आ गई। सैकड़ों लोग मलबे में दब गए या बहकर कालवृत्ति मतलब दिखाई नहीं गए। तो ये इसमें ये क्या है, 2013 की जो घटना हुई थी केदारनाथ में उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, किसने बताया था, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान। मतलब भारतीय लोग होंगे, सुदूर का मतलब बहुत दूर है केदारनाथ, उससे समझ लो, और संवेदनशील उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा संवेदन हुआ था, और संस्थान। ठीक है, तो इसको कहते हैं IIRS। इसने क्या कहा, तीव्र उस टाइम पे हुआ था क्या, केदारनाथ में तीव्र वर्षा हुई थी। आपको पता होना केदारनाथ में बहुत ज़्यादा वर्षा हुई थी, जिसके कारण होता क्या है, तीव्र वर्षा के कारण केदारनाथ के उत्तर पूर्व में, पहली बात तो केदारनाथ के उत्तर पूर्व पर्वत था, कौन सा, सुमेरु पर्वत था। सुमेरु पर्वत पर कौन स्थित था कहोगे, तो कंपेनियन था, और एक झील कौन थी, चौराबाड़ी झील थी। ये दोनों क्या हुई, गिर गई थी। ठीक है, अभी पर्वत से टूट गया था, वही होता है ना, गिर गई थी, जिसके कारण हुआ क्या, तो वैसी ही वर्षा बहुत हो रही थी, जिससे जो झील थी, झील का पानी जो था, कौन सी, चोराबाड़ी झील जो थी, कौन क्या कहते हैं इसको, कंपेनियन जो थी, साथ ही साथ ये झील का पानी जो था वो क्या हुआ, केदारनाथ की तरफ बहने लगा। अब केदारनाथ की तरफ बहेगा तो वहाँ मलबे के साथ तीव्र गति से आया, जिसके कारण केदारनाथ के जो मलबे थे बहुत तीव्र गति से आया, और मंदिर परिसर में 90 धर्मशालाएँ, ठीक है, वो सैकड़ों दुकानें नष्ट हो गई, और पूरा मंदिर परिसर मलबे की चपेट में आ गया। 3 क्वेश्चन बने, केदारनाथ में जब आपदा आई थी तो किसने बताया था, तो भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान ने, तो IIRS ने बताया। इसने क्या कहा था, कौन कौन सी जगह थी केदारनाथ के उत्तर पूर्व में, कौन सा, सुमेरु पर्वत में क्या स्थित था, एक झील है, कौन सी, चौराबाड़ी झील। ठीक है, मतलब एक तरह से कंपेनियन व चौराबाड़ी ग्लेशियर की ऊपरी परत पिघल गई। ठीक है, जिसके कारण ये टूटकर गांधी सरोवर में गिर गई। चौराबाड़ी जो झील थी
ग्लेशियर जो था उसके ऊपर ही सरोवर क्या हो गई, पिघल गई, और वो कहाँ गिर गई कहोगे, गांधी सरोवर में गिर गई, जिसके कारण जो पानी का बहाव बहुत तगड़ी से आया। 90 जो यहाँ पर धर्मशाला थे उनको नष्ट कर दी, सभी दुकानें नष्ट हुई। ठीक है। झील व केदार घाटी का जल मंदाकिनी में तीव्र वेग से प्रभावित हुई। मंदाकिनी नदी बहती है, याद, केदारनाथ में कौन सी नदी बहती है, मंदाकिनी नदी कहाँ बहती है, केदारनाथ में, जिससे मंदाकिनी घाटी में व्यापक तबाही हुई। ठीक है, ये तो पता ही है ना कि मंदाकिनी नदी में व्यापक तबाही हुई। ठीक है, मंदाकिनी नदी में क्या हुआ, जिससे बहुत ज़्यादा तबाही हुई। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल यात्रा पर 100 से अधिक दुकानों वाले राम बाड़ा बाजार का अस्तित्व पूरी तरह समाप्त। जब हम क्या करते हैं, केदारनाथ की यात्रा करते हैं, तो आपने देखा गाँव में गौरीकुंड आता है, उससे पैदल यात्रा चल रही होती है। मैं भी इस बार गया था, तो कुछ नहीं तो 24-25-26 किलोमीटर आप मानो पैदल यात्रा आपकी वो होती है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हुआ था, 100 से ज़्यादा दुकानें थी। हर दुकान क्या होती, केदारनाथ पे आ रहे हैं लोग, तो भाई उनका भी तो कुछ ना कुछ होगा, वहाँ का बिजनेस चलेगा। तो दुकानें जो थी 100 से ज़्यादा थी, वो सब क्या हुई, रामबाड़ा बाजार का वो उस टाइम पे केदारनाथ में कौन सा वो था बाजार, तो रामबाड़ा था। ये भी याद कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब केदारनाथ में आपदा आई तो कितनी दुकानें, पहली बात तो 100 दुकानें। कहाँ से, गौरी कुंड से केदारनाथ के लिए जो पैदल यात्री जाते हैं उसमें कितनी दुकानें थी, 100 थी। और जो अगर वो बाज़ार का बात करते तो रामबाड़ा बाज़ार का नाम था। गौरी कुंड, सोनप्रयाग, सीतापुर, सेमीकुंड, काकड़ गाड़, बांसबाड़ा, श्याल सोन, चंदापुरी, गौनीगाड़, गंगानगर, नगर, पुराना देवल, विजयनगर, अगस्त्यमुनि, सिल्ली, सुमाड़ी व तिलवाड़ा भी भयावह स्थिति में पहुंच। बताओ, चंद्रापुरी, बेड़ूबगल, विजयनगर, सिल्ली व रुद्रप्रयाग संगम के पुल बह गए। मंदाकिनी घाटी में आपदा की सर्वाधिक मार झेलने वाली ऊखीमठी तहसील में 103 गांवों के सड़क व पैदल मार्ग पूरी तरह, याद रखना। जब केदारनाथ में आपदा आई थी, किस में आई थी, मंदाकिनी नदी में। मंदाकिनी नदी से किसको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, तो याद रखना ऊखीमठ को हुआ था, ऊखीमठ तहसील को, जिससे 103 जो गाँव में पैदल यात्रा थी, मतलब सड़क व पैदल मार्ग थे, वो पूरी तरह ध्वस्त हो गए। तबाही मचाने के बाद मंदाकिनी अब नए रूप में है। पहले मंदाकिनी की कुल लंबाई 105 थी, लेकिन अब 110 किलोमीटर हो चुकी। भयंकर, मतलब 5 किलोमीटर बढ़ गई। जब पहले ही बात करते थे तो पहले मंदाकिनी नदी कितनी थी, केवल 105 थी। अब जब वो तबाही के बाद उसका नया रूप हो गया, 110 किलोमीटर वो हो गई। पहले जैसे विजयनगर, सिल्ली, चंद्रापुरी, भीरी, गौरी गंगा व सोनप्रयाग में मंदाकिनी ने अपना पुराना रास्ता बदल लिया। ठीक है, आपदा। इस आपदा में राज्य के कुल लगभग 4200 गाँव आंशिक या पूर्ण रूप से प्रभावित है। वो सोचो यार, कितना गंदा बंजर, कितना गंदा, एक जो देख रहे हैं वो लोग, उनको कितना बुरा लग रहा होगा, जिनके सामने सब दुर्घटना घट रही है, उनको कितना बुरा लग रहा होगा। भयंकर। 4200 गाँव आंशिक रूप या पूर्ण रूप से प्रभावित है, जिसमें से 59 मतलब 59 गाँव पूरी तरह समाप्त हो गए। 1324 मकान पूर्ण या और 1126 अधिक व 3102 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए। टोटल मकान कितने ख़त्म हो गए, पूर्ण रूप से ख़त्म हुए थे आपके 13 इतनी 26, तो एक कम, तो 1324 हो गया, दूसरा अधिक 1126 हो गया, और आंशिक रूप से मतलब जो आंशिक रूप से, ये तो थोड़ा अच्छा मतलब कटा, ये पूरी तरह ख़त्म हो गई, तो 1124 पूरी तरह ख़त्म, ये थोड़ा अधिक उससे, तो 1126, और ये क्या था 3102 कितना, 102 कितना आंशिक रूप से थी। 40 मुख्य मार्ग, 501 संपर्क मार्ग और 308 पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हुए। बहुत ही बुरा रहा यार ये तो समय भयंकर की। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखो, तबाही मचाने के बाद हुआ क्या था, जो हमारी मंदाकिनी नदी थी उसका रूप नया हो गया। पहले 105 किलोमीटर बहती थी, अब वो उसके बाद कितना हो गया, 110 किलोमीटर तक बहने लगी। इस आपदा में संपूर्ण राज्य के लगभग 4200 गाँव पूरी तरह आंशिक रूप से प्रभावित हुए या पूर्ण रूप से। कितने लोग, 4200 गाँव, कह रहा हूँ लोग नहीं, 4200 भैया गाँव। अब इनमें से 59 गांव पूरी तरह से समाप्त हो गए, मतलब 59 जो गांव थे वो तो पूरी तरह से समाप्त हो गए।
आंशिक मकान की बात करते हैं तो मकान जो थे पहले 13-24 मकान पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गए। फिर आता अधिक तो 11-26 वो थोड़ा अधिक उनमें इफेक्ट है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कौन थे तो 3102, क्योंकि आंशिक रूप से ज़्यादा ही होंगे तो 3102। उसके बाद क्या कहते हैं, 40 मुख्य मार्ग तो आपके टूटे, 501 संपर्क मार्ग टूटे, 308 पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हुए। ठीक है, उसके बाद होता क्या है, इतना तो हुआ, कुल मिलाकर 89 पुल क्षतिग्रस्त हुए। भयंकर, मतलब इतना लोगों का नुकसान हुआ था। खाली थोड़ी ना कह रहा हूँ इतने 1000 करोड़ का क्या हुआ यहाँ पे नुकसान हुआ करके, खाली थोड़ी ना आंकड़ा बता रहा था, खाली थोड़ी ना कह रहे थे भाई साहब 13,000 करोड़ का नुकसान हुआ यार भाई उस टाइम पे। ये देखो ना 89 पुल क्षतिग्रस्त हुए। अब इसको बनाने में फिर खर्चा है। इस तांडव के कारण रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी व टेहरी के 435 गांव जो थे उनके सामने पुनर्निवास का एकमात्र विकल्प बना। बताओ, इतनी तरह से बुरी तरह ध्वस्त हो गए यार कि वो आदमी कितना ज़्यादा उनको डर लग रहा होगा, कितना ज़्यादा बुरा लग रहा होगा कि हमारे सामने हमारे घर जो टूट रहे। वर्षा के कारण राहत कार्य 17 जून से शुरू हो पाया। अब देखो वर्षा के कारण कब हुआ था, तबाही हुई कब थी, तबाही हुई कब, 16-17 जून को। तो 17 जून को ही स्टार्ट हो गया था, ठीक है, क्योंकि उससे पहले बारिश बहुत तगड़ी हो रही थी रात को, तो उस टाइम पे हुआ नहीं, 17 जून को स्टार्ट हुआ। थल व वायु सेना ने लगभग 6000 इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स ITBP, ये कितने, लगभग 1500, और नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, ठीक है, NDRF, सीमा सड़क संगठन BRO तथा राज्य पुलिस के जवानों व स्वयंसेवी संस्थानों ने सहयोग से 2 जुलाई तक चलाए गए राहत अभियान सूर्य होप में आपदाग्रस्त इलाके में राहत सामग्री पहुंचाई गई और 1 लाख से अधिक यात्रियों ने प्रदेशवासियों को बचाया गया। राहत अभियान के दौरान 25 जून को गौरीकुंड के पास सेना का MI-70V हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 20 जवान शहीद हो गए। ठीक है, अब इसमें जो ये हमने लाइन पढ़ी इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, आपको वही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ। आपको यही चीज़ तो देखना है कि यार सर ने पढ़ा तो दे, लेकिन अच्छा इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है वही तो देखना है। तो याद रखना, जब केदारनाथ पर आपदा आई थी तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ये पूछा जाता है। तो याद रखना उस टाइम पे कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ऑपरेशन सूर्य होप चलाया गया था। कौन सा ऑपरेशन सूर्य होप उस टाइम पे क्या चलाया गया था, ठीक है, कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन सूर्य होप। ठीक है, ये देखो, ठीक है, हुआ क्या था कब, 2 जुलाई को। किस किस के, वो तो अब भैया थल सेना हो गई, IDPB हो गया, NDRF हो गया, BRO हो गया और राज्य पुलिस, इन सब की हेल्प से। ठीक है, और क्या इसमें कोई ऐसा जहाज भी सेना का ग्रस्त हुआ, कब हुआ था, 25 जून की बात है। ठीक है, 17 जून से स्टार्टिंग हुई थी, तो 25 जून को होता क्या है, सेना का एक जहाज जो है वो कौन सा था उसका नाम पूछते हैं, तो MI फोन देखा है ना, MI फोन, तो वही MI-17V, तो MI-17V हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें 20 जवान के अवश्य देखे। बहुत ज़्यादा दुखद घटना थी ये भी कि आप हेल्प कर रहे हो और हेलीकॉप्टर जो हो गया शहीद हो गया, कितना मतलब बुरा लगा, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया होगा। ठीक है, तो उसके बाद कितने कहेंगे, तो कौन सा था, MI-17V हेलीकॉप्टर। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष में इसरो के अनुसार क्या हुआ था, आपदा के बाद राज्य में हजारों भूस्खलन क्षेत्र पैदा हो गए, जिसमें से 942 क्षेत्र अकेले केदार घाटी में हैं, जो कि भविष्य में खतरे के संकेत। इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है भाई कि इसरो क्या कहता है। जब इसमें आपदा आई थी तो उसके बाद इसरो कहता है कि केदारनाथ में ही 942 क्षेत्र जो अकेले ऐसे केदार घाटी में जो क्या है भूस्खलन पैदा कर सकते हैं। कितने क्षेत्र, 992 क्षेत्र कुल ऐसे हैं जो केदार घाटी में खुद ही इसको कर सकते हैं नुकसान भाई साहब। ठीक है, इस आपदा के कारण यमुना व गंगोत्री के केवल मार्ग ही बंद रहे, लेकिन केदारनाथ बाबा का तो 86 दिन तक पूजा अर्चना बाधित रहा भैया।
देखो हुआ क्या था यहाँ पर, केवल देखो यमुनोत्री और गंगोत्री का केवल मार्ग ही बाधित था, ठीक है। और इसका 103 दिन और इसका 98 दिन तक, मतलब इस टाइम पे आदमी नहीं जा पा रहे, लेकिन वहाँ पे जो आदमी उपस्थित थे वो तो पूजा पाठ कर रहे थे बिल्कुल। तो यमुनोत्री में 103 था और ये 4 दिन पहले की बात, ठीक है, कितना 4। तो दोस्तों हम बात करेंगे आपदा के मूल कारण। आखिर आपदा के मूल कारण थे क्या। सबसे पहले देखते हैं, अब देखो आपदा कैसे आती है, या तो बाढ़ होगी, वनों का कारण, वनों को जब आप क्या करोगे भाई, वनों की कटाई करोगे ना अत्यधिक, तब भी आपदा आ सकती है। पहले स्टार्टिंग से देखते हैं, ठीक है। राज्य में आई आपदा के पीछे मानव का ही हाथ है। आप मानते हो कि भाई जो आपदाएं आ रही है उसमें मानव का हाथ है, बिल्कुल है। मानव की अधोलिखित गतिविधियों को आपदा के कारण के रूप में देखा जाता है। मतलब जो मानव करता है, ठीक है, उसके कारण ही क्या होता है, आपदा आती है। जैसे बढ़ता शहरीकरण, अब शहरीकरण बढ़ता है, जैसे शहरीकरण का मतलब क्या हुआ, पहले जब हम लोग छोटे थे ना, उस टाइम पे इतना ज़्यादा विकास नहीं हुआ था, ठीक है। अब वही देखो शहरीकरण बढ़ रहा है। आबादी में वृद्धि के कारण राज्य में शहरीकरण तेजी से हो रहा है। मैंने कहा ना रीजन क्या है, आबादी बढ़ रही है हम लोग की, ठीक है। 1971 में, अब बता रहे देखो आंकड़े बताऊंगा, 1971 में कितने परसेंट थी कहोगे राज्य के शहरी आबादी, 1636। कितनी परसेंट थी, 1636 थी। अब 10 साल बाद देखो, 10 साल बाद 2007 पड़ गई, सीधे 4 का फर्क पड़ गया। उसके बाद देखो फिर 10 साल बाद कितना हुआ कहोगे, 2297। फिर 10 साल बाद कितना होगा कहोगे, 2559। और 2011 में 30% से अधिक हो चुकी। अब बताओ कहाँ 16 थी, कहाँ 30 पहुँच गई भाई। तो अब ये आबादी बढ़ रही है, आबादी तो बढ़ेगी, जिसके कारण क्या होगा, विकास करना पड़ेगा लोगों के लिए। भाई जब आबादी बढ़ रही होगी, गाँव से लोग इधर बाहर आ रहे हैं, आबादी बढ़ रही, तो गाँव के लिए क्या रोड रोड काटने पड़ेंगे पर्वतों को, तो उससे क्या होगा, भूस्खलन की संभावना ज़्यादा होगी, वही चीज़ होती है, ठीक है। देखो यहाँ की शहरी आबादी में हुई 10 की वृद्धि पूरे देश शहरी आबादी की वृद्धि से कहीं अधिक है। मतलब जितनी यहाँ की वृद्धि हो रही है, हमारे उत्तराखंड की शहरी वृद्धि, वो जो देश है, देश की इतनी नहीं हो रही वृद्धि। इसके चलते पहाड़ों को तोड़कर व वनों को काटकर रोड व अन्य आवश्यक सुविधाओं को बढ़ाना पड़ता है। देखा, बात घूम फिर के वहीं पहुंच गई कि होगा क्या, इसके चलते पहाड़ों को तोड़ोगे, क्यों, सड़क बनाने के लिए। पहाड़ों को तोड़ना हुआ, वनों को काटना हुआ, जिससे क्या हो, सड़क बन सके और अन्य आवश्यकताओं की सुविधाएं हम लोग को प्रदान की। लेकिन नुकसान इससे हमारा ही तो है ना। वनों का ह्रास, वनों का ह्रास मतलब वनों की कमी। जैसे राज्य के हिमालयी क्षेत्र में अंधाधुंध निर्माण कार्यों से वनों का नियंत्रण ह्रास होता है। मैंने क्या कहा, वनों का ह्रास। वनों का ह्रास का मतलब क्या हुआ, वनों की कमी। अब वनों की कमी कैसे होगी, जैसे हिमालयी क्षेत्र है वहाँ पे अंधाधुंध वनों को काटा जाता है, ठीक है, जिसके कारण अब वनों की कमी होगी। वनों की कमी होने के कारण क्या हो जाता है, निरंतर इनका ह्रास होगा। 1981 से 2011 तक 5.85% प्राकृतिक वन नष्ट हो चुके हैं। बताओ, समझ में आना चाहिए। अब कितना कहा मैंने, 5.85% प्राकृतिक वन नष्ट हो चुके हैं भाई। कितने से कितना कह रहा हूँ, 1981 से 2011 तक। भाई समझ में आ रहा है, 1981 से 2011 तक। ये जो आप दिखाई दे रहा है कि आपको लग रहा होगा कि 5.85 ही तो होगा सर, इसमें क्या दिक्कत है बेटा, ये बहुत ज़्यादा है। समझ में आ रहा है, ये प्राकृतिक वन है, वो ऐसे नहीं मानव निर्मित हो रहा है, प्राकृतिक वन है, उसको इतना नुकसान पहुंचा है मानव द्वारा, तो भाई ये तो आपदाएं आनी है ना ऑब्वियसली। फिर जलीय तंत्र में परिवर्तन। अब जलीय तंत्र मतलब जो जल इकट्ठा कर रखा, उसमें परिवर्तन कैसे हुआ, देखो विभिन्न मानवीय गतिविधियों में वृद्धि के कारण राज्य के 45% प्राकृतिक झरने पूरी तरह से सूख चुके हैं। बताओ, मानव की गतिविधियों के कारण भाई 45% तो जो आपका एक तरह से क्या बना रखे, प्राकृतिक झरने, वो जो प्राकृतिक झरने वो सूख चुके हैं भाई मानव की गतिविधियों के कारण, भयंकर। जबकि 21% झरने मौसमी बन चुके हैं, ठीक है। देखो 21% जो है मौसमी बन, मतलब मौसम पे डिपेंड है, जब बारिश होगी तभी वो झरने में पानी आएगा, इस तरह से हो गए भाई, देख रहे हो। मतलब समझ में आना चाहिए आपके 45% नष्ट हो गए भाई पूरे वन अभी तक का, मानव द्वारा, ये सब मानव की गलती है। और 21% जो है वो मौसमी बन चुके हैं कि जब बारिश होगी तभी हम क्या होंगे, उसमें पानी भरेगा भाई, क्या है, नष्ट होगा ही होगा भाई। अब 1981 से 11 के दौरान
इनके बहाव में 11% कमी आ चुकी है। बताओ 11%। यार ये जो आप लोग को आंकड़ा लगा रहा है बहुत कम है सर, 11% की तो क्या दिक्कत है। यहाँ तो 50% हो जाता है भेंट है, ये परसेंटेज नहीं है। ये आज 11 हो रहा है, कल के दिन यही जाके 50 भी हो जाएगा और पता नहीं चलेगा। तो धरती का तो नाश होगा, समझ में आया। वही चीज़ है 1981 से 11 तक का समझ जाओ, 11% का लॉस हो गया भाई हमें पानी में बहाव में। सिंचाई की क्षमता 15% कमी हुई। अब बताओ, तुम कहते हो सिंचाई करेंगे, उसमें ही 15% कहाँ कमी हो गई है। फिर पिछले 100 से 110 सालों के बीच भीमताल और नैनीताल जैसी झीलों की क्षमता क्रमशः पहले कितनी थी, कितनी कम हो गई कह रहा हूँ, 54-94 से घन मीटर से वह 14-15 घन मीटर तक कम हो चुकी है। भाई साहब देख रहे हो, मतलब इनकी जो जल क्षमता थी, जल क्षमता का मतलब होता है जल को एकत्र करने की क्षमता, कितनी 54-94 से, क्या कहा मैंने, 54-94 से 14-15 घन मीटर तक हो चुकी है। इस प्रकार जलीय तंत्र में गड़बड़ी की वजह से भूस्खलन बाढ़ों की घटनाओं के में पिछले 3 दशकों के दौरान 15 से 17% की वृद्धि हुई। भाई साहब पिछले कुछ समय से 15 से 17% वृद्धि होगी भाई साहब भूस्खलन और बाढ़ों के कारण। मतलब इन दोनों की घटनाओं में 15 से 17% वृद्धि हो गई है। इस सब मानव का है भाई। जब वो कह रहा है, क्या कह रहा है, नैनीताल और भीमताल की क्षमता थी वो क्रमशः कितनी हो गई, देखो 54-94, और दूसरा क्या कह रहा है, नैनीताल की 14-15, नैनीताल का तो बहुत ईजी है 14-15, इसका भी ईजी हो 54-94, ठीक है, इतनी रह चुकी है। अब देखे बांध, अब बांध किस लिए बना रहे हैं कि भाई बांध जो है हम क्या करेंगे कि बिजली को एकत्र करेंगे, इसलिए हम लोगों ने बांध बना रखे हैं। अब बांध जो वो भी तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है हम लोग को। कैसे, राज्य में गंगा और इसकी सहायक नदियों जैसे मंदाकिनी, भागीरथी और अलकनंदा पर 505 से अधिक बांध है। भाई साहब बताओ, गंगा और उसकी सहायक मंदाकिनी, भागीरथी और अलकनंदा, ठीक है भाई, कुछ समझ आ रहा है। जैसे ये बांध बन रहे हैं, इसका कुछ नुकसान होगा, फायदा होगा, नुकसान भी है और फायदा भी है भाई, दोनों चीज़ें हैं। और इससे नुकसान ज़्यादा है। तुम समझते हो कि बिजली का तो बनना है हमारा, भाई नुकसान ज़्यादा है। जिस दिन टेढ़ी बांध टूट गया भाई साहब, इतना गंदा तबाही होने वाली है ना। देखो राज्य में गंगा और उसकी सहायक नदी, देखो गंगा की सहायक नदी मंदाकिनी होगी, भागीरथी, अलकनंदा, ये तो आपको पता है, ये भागीरथी अलकनंदा तो आपको पता, मंदाकिनी याद करो, ठीक है। अब होता क्या है, पर 505 से अधिक बांध और 244 पन बिजली परियोजनाएं या तो प्रस्तावित, मतलब या तो बनी है या फिर बनने की कगार में। कितनी है, 505। पहली बात तो देखो से अधिक बांध बनने, ये तीनों पे गंगा की सहायक, कौन सी, मंदाकिनी, अलकनंदा और भागीरथी, जो ये गंगा की सहायक नदी है, इनमें 505 से अधिक कह रहा हो, और 244 पन बिजली परियोजना। बताओ, या तो प्रस्तावित है या फिर निर्माणाधीन है। समझ में आ रहा है, या तो बना रहे हैं या प्रस्तावित है। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों के, भाई बहुत खतरनाक चीज़ है। अब उसके बाद क्या हो रहा है, देखो इनमें से 45 काम भी कर रहे हैं। बताओ 45 इनमें से काम भी हो रहा है उनमें। और 16 से 17 जून के बाढ़ और भूस्खलन त्रासदी में सर्वाधिक प्रभावित केवल 4 धाम क्षेत्रों में करीब 70 बांध हैं। मैं ही 70 बांध, बताओ। जब 16-17 जून में 2013 में जब आपदा आई थी, जिसमें भूस्खलन हुआ था, बादल फटा था, बाढ़ आया था, तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित तो 4 धामों में ही, कुल कह रहा हो 70 बांध तो अभी करीब 4 धामों में ही है। सोचो, पूरे प्रदेश की बात करते हैं, मैं 95% से अधिक बांध 2000 से के बाद बने। अब बताओ, मतलब 2000 से पहले जो थे बांध तो थे लेकिन कम थे, लेकिन जैसे ही 2000 आए उसके बाद बांधों की संख्या डायरेक्ट 95% बाद 2000 के बाद बने। बताओ, ठीक है। इन निर्माणों से यहाँ का जल जैव जमीन तंत्र का समीकरण प्रभावित हुआ और हो रहा है। वही ये बात है भाई, ये बांधों से बहुत ज़्यादा क्या होती, दिक्कत हो जाती है। गैर शोधित सीवेज, ये क्या है, गैर शोधित सीवेज को सीधे नदी में छोड़ना भी एक कारण है, ठीक है। इससे एक तरफ नदी का जल प्रदूषित होता है, दूसरी तरफ
तरफ नदी के किनारे ऊपर उठ जाते हैं। बताओ, गैर शोधित सीवेज मतलब वो है जो गैर शोधित करके है ना, जल को एकत्र करना गैर तरह से, वही चीज़ समझा रखी। अवैध खनन, अब खनन की बात करें, देखो खनन करना है, अवैध खनन की बात चल रही यहाँ पे, ठीक है। अब अवैध खनन क्या है, मतलब समझ में आ रहा है। तो अवैध खनन क्या है, देखो नदी के किनारों पर पत्थरों का अवैध खनन तेजी से हो रहा है। रीजन, लोग क्या करते हैं, नदी के किनारे क्या करेंगे, वो पत्थरों का खदान करेंगे, जिससे क्या होगा, नदी का जो है वो डाउन जाती रहेगी जाती रहेगी जाती रहेगी, ठीक है। कानूनी रूप से मशीन द्वारा खुदाई नहीं की जा सकती है। बताओ, केवल चुनाव या हाथ से ही पत्थर उखाड़ने की अनुमति है। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि राज्य में मशीन से खनन में वृद्धि हो रही है, जिससे भूस्खलन की संभावना है। भाई पता है, जैसे मनुष्य कहता है ना कि सर ये भूस्खलन क्यों आ रहा है, तो हमने तो कुछ ऐसा करा नहीं, तो देखो मनुष्य ही क्या कर रहा है, सब कुछ काम करता है। भूस्खलन लाने का मुख्य रीजन है, या मुख्य अगर देखा जाए किसकी गलती है, तो भाई यहाँ पर मानव की गलती है। वही ये चीज़ें करता है, समझ में आया, उसी को रहती है कि भाई उसी के चक्कर में तो हो रहा है। तुम भूस्खलन की बात कर रहे हो, ये मानव के चक्कर में हो रहा है, समझ में आ रखा है। अवैध खनन कर रहा है, खनन से क्या होगा, धरती के अंदर को और जाएगा, जिससे भूस्खलन तीव्र हुआ। और लास्ट क्या साथ, तीर्थाटन और पर्यटन। अब है क्या, देखो भारी संख्या में सैलानियों और तीर्थयात्रियों का पहुंचना यहाँ की पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंचाती है। पर्यटकों के लिए सुविधा को विकसित करने का काम बड़े पैमाने पर और अनियंत्रित रूप से किया जाता है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर क्या है, उत्तराखंड में चारों धाम है नहीं, तो चारों धाम जब उसमें आप गए होगे ना, धामों में जाते हो तो भीड़ देखी कभी कितनी तगड़ी होती है। अब उनके रहने के बंदोबस्त सब कुछ सरकार ने करना होता है। अब होगा क्या यार, कोई कोई तो अपनी एक वहाँ पे क्या होता है, अवैध भूमि पर भी कब्जा करके घर बना लिया, जिससे लोग रहे बिजनेस करें। तो ऐसे लोग भी हैं, जिसके कारण क्या, अवैध भूमि पर वो हो रहा है। तो जिसके कारण होता क्या है, होता यह है कि भाई जनसंख्या बढ़ेगी, यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो भूस्खलन तो होना ही होना है, ठीक है। समस्या का अब देखते हैं हम समाधान हम क्या निकाल सकते हैं, कुछ ना कुछ तो इसका समाधान होगा। तो देखो मैं बिना देखे, अब तुम भी कहोगे सर इसका एक ही समाधान है, आप वृक्षों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, वृक्षों के कटान को रोको, यही तो चीज़ होगा ना। देखो हिमालयी क्षेत्र की प्रमुख विशेषता, पहली बात तो हिमालय क्षेत्र की प्रमुख विशेषता क्या है, प्रचुर वन संसाधन, विकास के लिए बड़े पैमाने पर जंगलों को काटा गया, ठीक है। मैंने कहा हमने क्या करा, विकास हमें चाहिए, तो इसके कारण हम लोगों ने क्या किया, जंगलों को बहुत बड़ी मात्रा में काटा। परिणाम स्वरूप यहाँ जहाँ भूस्खलन, मृदाक्षरण व बाढ़ की घटनाएं बढ़ी, वहीं अपनी आधारभूत आवश्यकताओं के लिए जंगल पर निर्भर एक बड़ी आबादी को अपना आधार भी खोना पड़ा। समझ में आया कुछ, क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है जैसे हम लोग हैं, कोई कोई क्या होते हैं, उनका पूरा जीवन किस पे, जंगल पे ही निर्भर है। अब लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पे रोड लानी है, तो जंगल को काटा गया। तो वही चीज़ है, जंगल को काटा गया, तो जो लोग की जिंदगी निर्भर उसमें जंगल में, तो वो कहाँ जाएंगे, वो तो बेरोजगार हो जाएंगे ना। तो वही है, अतः हिमालय क्षेत्र के वनस्पतिक तंत्र पर में छेड़छाड़ किए बिना विकास का मार्ग तय किया है। मतलब उसके वनस्पति तंत्र पर छेड़छाड़ ना करके विकास का मार्ग अपनाना चाहिए, ठीक है। प्रायः सभी हिमालयी क्षेत्रों में निजी व सरकारी कंपनियों की तरफ से एक जल विद्युत परियोजना की बाढ़ सी आई हुई है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं, कोई प्राइवेट है कोई सरकारी, ये लोग क्या कर रहे हैं, बांध पे बांध बनाए जा रहे हैं, जिससे क्या उनको मुनाफा हो, किसका, विद्युत का। तो वही हो रहा है, बाढ़ की सी आ रही हुई है, मतलब वो ये कि निजी और सरकारी कंपनी जल विद्युत परियोजनाओं की बाढ़ से, कि मैं ही बनाना, सब ने बनाना जल विद्युत। यहाँ बड़े पैमाने पर पहाड़ों को तोड़कर सड़कों व जल विद्युत परियोजना हेतु बांधों व सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। जैसे अभी जो यहाँ पे हमारे क्या कहते हैं, पिथौरागढ़ में बन रहा है ना पंचेश्वर बांध, वो देखो भाई, वो भी कितना तगड़ा बनना है। मतलब वो एक तरह से हमारा विकास ही है। लेकिन यार भाई, उतना बड़ा बांध बना के विकास क्या, अगर कल के दिन वो बांध टूटता है तो पूरा भैया यहाँ उत्तराखंड को लेके डूबेगा, इतनी ज़्यादा उसके अंतर्गत जल क्षमता कह रहे हैं। वही तो चीज़ है, विकास करोगे तो उसके साथ भैया नुकसान झेलने के लिए तो आप तैयार रहो। जब टेढ़ी बात था, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने इसका विरोध करा था, नहीं करा था, कि यहाँ मत बनाओ, क्योंकि यहाँ पे क्या, वैसे वो भूकंप रोधी भैया, वहाँ पर भूकंप आते आते सबसे ज़्यादा वो है, संवेदनशील इलाका है टेढ़ी गढ़वाल, पता है। और सबसे ज़्यादा संवेदनशील इलाका वो, और वहीं पर ही बना रखा है इन लोगों ने, जो टेढ़ी बांध है। गलत है ना वो, कल के दिन कुछ हो जाता है तो पूरा तहस नहस हो जाएगा। धन जन, उसमें भी तो धन और धन दोनों की संभावना होगी ख़त्म होने की, नष्ट होने की। तो वही बात है।
समझती नहीं सरकार। तो क्या होता है, बड़े पैमाने पर पहाड़ों को तोड़कर सड़कों व जल विद्युत परियोजना हेतु बांधों व सुरंगों का निर्माण किया। वही बात होती है ना, जैसे अभी जोशीमठ में हुआ था, देखा ना कितना गंदा हुआ था जोशीमठ में हालत। भाई नीचे से धरती उनकी क्या हो रही, टूट रही थी, घर टूट रहे थे उनके। एक की तो कितनी बड़ी बिल्डिंग गिर गई, वो बंदा कहाँ जाएगा। तो इनको नहीं, सरकार को मतलब नहीं रहता उतना है। पहाड़ों को तोड़ने के लिए विस्फोटकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखो अब पहाड़ों को तोड़ने के लिए विस्फोटकों का इंतजाम किया जा रहा है। समझ में आ रहा है। अब एक पहाड़ को तोड़ विस्फोट हो रहा है उसमें, तो उसकी जो नीचे की लेयर होगी वो कमजोर होगी नहीं होगी, वही चीजें होती है वही। अब उसके बाद क्या कह रहा है, हिमालय विश्व का सबसे नया और बेहद कमजोर पर्वत है। बताओ हिमालय क्या कह रहा है, नया है और बेहद कमजोर पर्वत। अतः विस्फोटक के प्रयोग से भूस्खलन की संभावना बढ़ने का ना। अब विस्फोटक से क्या होगा, भूस्खलन की संभावना बढ़ जाएगी। अतः इस परियोजना की नए सिरे से समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। इस परियोजना का निर्माण करते समय हमें ध्यान रखना होगा कि स्थानीय जन और वनस्पति तंत्र और पहाड़ों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। समझ में आ रहा है, क्योंकि भाई जो हमारा हिमालय है वो बेहद नया है, सबसे नया हो और बेहद कमज़ोर हो। राज्य में बढ़ावा दिए जा रहे प्राकृतिक पर्यटकों की अवधारणा पर फिर से विचार करना होगा, ताकि विकास की कीमत हमें पर्यावरण क्षरण के रूप में ना चुकानी पड़े। वही है ना, मतलब ठीक है पर्यटक आ रहे हैं, मानता हूँ पर्यटक आ रहे हैं ना, आप भी मान लो कि पर्यटक आ रहे हैं, लेकिन पर्यटक आ रहे हैं तो आप क्या करो, आप विकास करो। हम नहीं कहते कि विकास मत करो, लेकिन विकास आपको करना पड़ेगा। रीजन है क्योंकि वो लोग रहेंगे कहाँ, सुविधा तो चाहिए उनको। तो चलो विकास कर लो, लेकिन इस तरह से करो कि भैया नुकसान ना पहुँचे पहाड़ पर, वो मतलब जो हमारे वनस्पति हैं उनको नुकसान ना पहुँचे। तो ऐसे करो ना विकास, लेकिन करना ही नहीं है। उसके बाद क्या कह रहा है, यद्यपि आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है, ठीक है, लेकिन क्या कह रहे हैं, लेकिन ऐसा करते समय क्षेत्रीय परिस्थिति का भी ध्यान रखना होगा। यद्यपि पर्यटन को बेहद प्रबंधन नहीं किया जा सकता है तो पर्यावरण प्रभावित होगा, बिल्कुल होगा। राज्य में आई आपदा से हमें यह सीख मिलती है कि कमज़ोर पहाड़ी इलाकों में पर्यटन की बजाय तीर्थ यात्रा आधारित विकास मॉडल बनाना उपयोगी हुआ। देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं, पर्यटन के बजाय मतलब इलाकों में पर्यटन की जगह क्या करना, तीर्थ यात्रा आधारित विकास मॉडल तैयार करो। ठीक है, लोग क्या करने आते, तीर्थ यात्रा करने आते हैं, उसके आधारित क्या करो, मॉडल तैयार करो। होटल और ठहरने के लिए बनाए जाने वाली इमारतों के अनियंत्रित निर्माण पर रोक लगाओ। मैंने कहा ना भाई साहब, इतनी तरह से बनाया जाए ना, अनियमित रूप से बनाया जा रहा है कि भाई कोई भी आ रहा है अपना होटल बना दे रहा है जिससे लोग वहाँ रहे हैं। तो ये तो भैया अब तुम कब्जा कर रहे हो ना, वही चीज़ तो हो रही है। और फिर क्या, यह सब कुछ सरकार की निगरानी में होता है। अब बताओ, यह खुद सरकार की निगरानी में होता है, सरकार को पता भी ये गलत है लेकिन फिर भी पैसा मिल रहा था। इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि यहाँ के पर्यटक उद्योग में ज़्यादा स्थानीय लोग हैं। देखा इनमें अब क्या होता है, देखो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोग क्या करेंगे, अपनी ज़मीन को किसी को भी दे देते हैं। ठीक है, वो बंदा आता है वहाँ पे होटल बना देता है, वो पैसा कमा रहा है। लेकिन यार स्थानीय लोग अपनी ज़मीन क्यों देते हैं किसी बाहर वाले को, मत दो ना। तुम ही पहले वो करते हो, गलत तुम ही कर रहे हो भाई। क्यों देना है किसी को अपनी ज़मीन मत दो, तुम उस पर बना लो होटल। क्या दिक्कत क्या है, तुम दूसरे को दे रहे हो, वो उसका भैया वहाँ पे बहुत तगड़ा बिल्डिंग बना दे रहा है, का दिया ठीक है 3 लाख में दे दो, और 3 लाख से कितना कमा रहा है वो भी तो देखा करो यार। तो तुम मत दो ना, अपनी धरती है, अपनी धरती को क्यों देना किसी को। थोड़ी बहुत चंद पैसों के चक्कर में तुम अपनी धरती बेच देते हो। इनमें कोई संदेह नहीं है कि राज्य का आर्थिक विकास बहुत जरूरी है। इसमें देखो मैं मानता हूँ कि आर्थिक विकास तो करना ही करना है राज्य, लेकिन यह विकास कम से कम पर्यावरण की कीमत पर नहीं होना चाहिए। देखो मतलब पर्यावरण को नुकसान न पहुँचे, ऐसा करो। यदि ऐसा कुछ होता है तो पहले से ही पारिस्थितिकीय रूप में असंतुलित और आपदा की दृष्टि से अधिक संवेदनशील इस पूरे क्षेत्र की स्थिति और कमजोर हो। मैंने कहा ना पहले से ही आपदा की दृष्टि से बहुत अधिक संवेदनशील है, फिर इसकी क्या होगी, और कमजोर हो जाएगा, विकास प्रभावी होगा। ठीक है, अतः इस क्षेत्र के विकास हेतु कोई भी नीति बनाने समय हमें इस क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधन जैसे जंगल, जल और जैव विविधता का ध्यान रखना होगा। ये तो भैया रहना ही, 3 चीज़ होगा, जंगल हो गया, जल हो गया, जैव विविधता, इनका ध्यान आपने रखना ही रखना होगा। ठीक है,
उसके बाद देखो क्या लिखा, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। अतः इस क्षेत्र के विकास हेतु कोई भी नीति बनाने समय हमें इस क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों जंगल, जल और जैव विविधता का ध्यान रखना पड़ेगा। 3 चीज़ों का तो आपको ध्यान रखना है, जंगल हो गया, जल हो गया, जैव विविधता हो, ठीक है। अब आपदा प्रबंधन, आपदा को हम कैसे रोक सकते हैं, इसके लिए हम लोगों ने क्या क्या कर रखा वो देखते हैं, ठीक है। चलिए, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राज्य में ऑस्ट्रेलियाई मॉडल पर आपदा प्रबंधन मंत्रालय तथा आपदा प्रबंधन मंत्री की अध्यक्षता में प्रदेश स्तर पर आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण केंद्र, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि व राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि का गठन किया गया। देखो, ये चीज़ें पूछी जाती है, इसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ क्या पूछी जाती है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या जो इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई साहब, ये दिख ले, हमारा जो मॉडल है आपदा को रोकने के लिए राज्य, वो कौन सा मॉडल है, क्वेश्चन ये पूछता है। तो आप कहते हैं कौन सा, ऑस्ट्रेलियाई। क्या है, ऑस्ट्रेलियाई, समझ में आया, ऑस्ट्रेलिया मॉडल। फिर क्या होता है, आपदा प्रबंधन मंत्रालय, एक आपदा प्रबंधन मंत्री, अब एक मंत्री एक मंत्रालय की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता होती है, आपदा प्रबंधन मंत्री की अध्यक्षता होगी। प्रदेश स्तर पर किसमें, प्रदेश क्या, आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण केंद्र, मतलब आपदा को एक तो रोकना और उसका न्यूनीकरण केंद्र। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है। पर पहले क्या, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है ना, तो इसी की जगह क्या, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि, ठीक है, राज्य आपदा प्रतिक्रिया, राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि, मतलब वो ये कि आपदा को कैसे हम कम कर सकें उसके लिए बनाए गए कुछ संगठन, ठीक है। कौन सा मॉडल है, याद रखना, ऑस्ट्रेलियाई मॉडल का गठन किया गया। इसी प्रकार प्रत्येक जनपद में एक एक आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आपदा प्रतिक्रिया नीतियों व आपदा न्यूनीकरण निधियों का गठन किया गया। इस प्राधिकरण में कई क्षेत्रों के विशेषज्ञों को सम्मिलित किया गया। राज्य में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम, जैसे क्या होते हैं, संचार संबंधी खोज व बचाव संबंधी, भूकंप रोधी भवन निर्माण संबंधी जन जागरूकता चलाए जाते रहते हैं। इनमें कुछ प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार, अब हम कुछ प्रमुख क्या देखने वाले हैं जो कार्यक्रम इसमें अंतर्गत आते हैं, ठीक। चलिए, अब पहला क्या, देखो पहले हम क्या करेंगे, जन जागरूकता हेतु भूकंप संबंधी फिल्म, एक फिल्म थी, कौन सी, डांडी कांडी की गोद माँ, क्या है, डांडी कांडी की गोद माँ, ठीक है। एक फिल्म हम लोगों ने जन जागरूकता के लिए करी, डांडी कांडी की फिल्म गोद माँ, डांडी कांडी की गोद माँ के प्रदर्शन के अलावा आपदा प्रबंधन नामक त्रिमासिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। बताओ, हमने इतना कुछ जागरूकता करने के लिए आपदा प्रबंधन नामक त्रिमासिक, 3 महीने वाली, क्या है, 3 महीने में एक बार छपने वाली पत्रिका का प्रकाशन करा। साथ ही आपदा प्रबंधन को क्लास 6 से 10 तक के पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर पढ़ाया जा रहा है। देखो, इतना कुछ कर लिया। पहला क्या कर रखा है, एक फिल्म है आपदा प्रबंधन के लिए, डांडी कांडी की गोद माँ, डांडा कांडी की गोद माँ, मतलब गोदी में है, क्या, डांडा कांडी की गोद में, हो गया। इसके अलावा हमने एक त्रिमासिक पत्रिका भी निकाली है जिसका, ठीक है, आपदा प्रबंधन की, और साथ ही साथ कक्षा 6 से 10 तक के पाठ्यक्रम में भी इसका क्या करते हैं, अध्ययन कराते हैं। राज्य में भवन निर्माण से जुड़े कुछ अभियंताओं व राजमिस्त्रियों को भूकंप अवरोध भवनों के निर्माण संबंधी प्रशिक्षण, वही है जो लोग अब हमारा घर बना रहे हैं, भूकंप, अब जो लोग हमारा घर का निर्माण करें, भवन का निर्माण करें, उनको इतना तो ज्ञान हो कि भूकंप को कैसे रोक सकते हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ तो आप उनको शिक्षा दो, तो वो दिए जा रहे हैं। राज्य के प्राय सभी जिलों में आपदा प्रबंधन संबंधी कार्य योजना तैयार होते हैं, ठीक है। मतलब वही है कि आपदा संबंधी सबको क्या मिलना, एक तरह से जानकारी प्राप्त करना। विशेष तौर पर संवेदनशील राज्य के 8 जिलों, ठीक है, 52 विकासखंड, 65,046 गाँव में आपदा प्रबंधन समितियाँ तथा आपदा अंतराक्षेपण दलों का गठन किया गया, ठीक है। इतना नहीं पूछा जाता है, बस इतना सा, 8 जिले हो गए, 52 विकास खंड हो गए, इतना ही आपको याद करना हो गया। इसी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं की उपस्थिति होने की स्थिति में
अब कुछ ना कुछ तो इसको निपटने के लिए कुछ ना कुछ तो निपटने हेतु कुछ चिकित्सकों, अग्निशमकों कर्मियों, पुलिस कर्मियों, अधिकारियों, शिक्षकों और राष्ट्रीय सेवा योजनाओं के स्वयं सेवकों, नगर आपदा प्रबंधन समिति व पंचायतों के सदस्य प्रशिक्षित किए जाते हैं। मतलब देखो, अब हर किसी को किसी न किसी टाइम पे कहीं ना कहीं उसका यूज़ तो होगा ही ना। तो वही चीज़ कहना चाह रहा हूँ, समझ में आया क्या? राज्य के से सभी आपातकालीन परिचालक केंद्रों को आपस में जोड़ते हुए जिला मुख्यालय से जोड़ा गया। मतलब एक ठीक बात है, देखो आपदा आएगी तो किसमें करोगे, जिला मुख्यालयों से जोड़ दिया गया है कि आपदा आती है आप फ़ोन करो, ठीक है। राज्य स्तरीय आपदाकालीन, अब इनका कुछ ना कुछ तो होगा ना नंबर, वही चीज़ है। राज्य स्तरीय आपातकालीन परिचालक केंद्रों का टोल फ्री नंबर कितना है, 1070। जब मतलब आप राज्य की बात करें, उत्तराखंड का जब कोई भी आपदा आती है तो आप उस नंबर पे फ़ोन कर सकते हो, 1070 पे। जनपदीय स्तर पर आपदा परिचालक का नंबर क्या है, 1077, ठीक है। तो याद रखना, जब आपदा की बात करेंगे राज्य स्तर पर तो टोल फ्री नंबर कितना है, 1070, और जनपद में आएगा 1077 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, संचार परियोजन से लाल टिब्बा मसूरी में एक रडार की स्थापना की गई। बताओ, मतलब एक रडार की स्थापना भी करेगी कहाँ, लाल टिब्बा में, ठीक है। कहाँ, लाल टिब्बा जो कहाँ है, मसूरी में। क्या कर रखा है, एक रडार की भी स्थापना कर रखी है, तथा 10 पर्वतीय जनपदों को सैटेलाइट फ़ोन के माध्यम से जोड़ा गया है। 10 पर्वतीय फ़ोन मतलब सैटेलाइट का भी यूज़ इसमें करा गया, और कितने, 10 पर्वतीय जनपद। राज्य के सभी जिलों द्वारा अपने अपने जनपदों की आपदा प्रबंधन कार्य योजना तैयार कर ली गई है। आपदा प्रबंधन के लिए इंतजाम सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक जिलाधिकारी को 50 लाख रुपए की धनराशि आपदा प्रबंधन कोष के लिए उपलब्ध कराई गई है। बताओ, हर जिला अधिकारी, हर डिस्ट्रिक्ट मतलब याद करेंगे तो वहाँ पर जिला अधिकारी को कितना, 50 लाख रुपए दिए गए। जब आपदा आएगी तो आप 50 लाख रुपए पहले से ही उसमें क्या, किस में कर रखा है, आपदा प्रबंधन कोष में जमा कर रखा है, ठीक है। उस टाइम पे वो जिला अधिकारी क्या कर सकता है, उसका यूज़ कर सकता है। SDR, ये तो ठीक है, ये तो फौज आ गई अब, ठीक है हमारी। अब क्या आ गई, हमारी फौज आ गई, कौन है, SDRF। राज्य में बाढ़, भूकंप, ये सब क्या करते, जो ये SDRF होती है ना, ये जब भी आपदा आती है उस टाइम पे सबसे ज़्यादा क्या होती है, आगे यही आती है, तो SDRF की फौज आती है। तो राज्य में बाढ़, भूस्खलन हो गया, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति उत्तराखंड की संवेदनशीलता को देखते हुए तत्कालीन राहत और बचाव प्रारंभ करने के लिए 21 जुलाई 2013 को राज्य सरकार ने SDRF दर्ज, ठीक है, किसके लिए कर दिया था, NDRF की तर्ज पर SDRF का गठन किया। तो याद रखना, SDRF का गठन कब करा गया कहोगे, तो वह याद रखना 2013 में। कौन सा महीना, जब जून में क्या हुई थी, 16 से 17 जून में आपदा आई थी 2013 में, उसी के अगले महीने जुलाई में 16 को ही, सॉरी 21 मतलब NDRF के तर्ज पर SDRF की स्थापना कब करी गई, ये याद रखना। तो 21 जुलाई 2013 में करी गई थी, जब आपदा आई थी 16 से 17 जून को आपदा आई थी। उसी के बाद 21 जुलाई 2013 को क्या कर दिया था, SDRF की खोज कर दी, वो SDRF को क्या गठन की मंजूरी दे दी गई, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, देखो, नदी तट पर निर्माण पर रोक। देखो, आपदा के दौरान नदी तटों पर बसे नगरों व गाँव को ज़्यादा क्षति होती, वो तो ऑब्वियसली बात है, ये तो होना ही है। किसको होती ज़्यादा क्षति, नगरों और गाँव को। अतः इससे सबक लेते हुए 1 जुलाई 2013 को राज्य सरकार नदी तटों पर 200 मीटर तक निर्माण कार्य रोक दी। देखा, ये इम्पोर्टेंट है, कब से, ये भी देख लो। मतलब क्या कह रखा है, सरकार ने कह रखा है कि जैसे नदी है, नदी से 200 मीटर तक की दूरी पर आप लोग अपना घर नहीं बना सकते हो, ये हम लोग, ये याद रखना। नदी तट के निर्माण की कितना कह रहा है, 200, अगर 200 मीटर की बात कर रहा है, और कब की बात है, वो स्टार्टिंग में ही समझ में आना चाहिए। 1 जुलाई 2013 की बात थी कि आप लोग नदी के 200 मीटर तक की रेंज में कोई घर नहीं बना सकते। रीज़न है क्योंकि नदी के अगर नदी में कभी बाढ़ आती है तो सबसे पहले क्या होता है, जो उसके नियरेस्ट लोग रहते हैं या घर हैं, उन्हीं को सबसे क्षतिग्रस्त होता है। लेकिन लोग फिर भी क्या करते हैं, मानते नहीं हैं, फिर भी क्या करते हैं, बनाते हैं। उसके बाद क्या, राज्य आपदा प्रबंधन योजना, ठीक है। इसमें होता क्या, राज्य में आपदा की स्थिति में आपदा प्रबंधन से संबंधित कार्यों को
सुनियोजित ढंग से करने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन योजना, ठीक है, SDMP का गठन किया गया। 1 जुलाई 2013 की बात है, मैं 7 सदस्यीय आपदा प्रबंधन समिति का गठन, वही है। देखो जब आपदा की बात है कि 2013 की याद रखना, तो जुलाई 2013 की बात है जिसमें कितने 7 सदस्यीय आपदा प्रबंधन समिति का गठन करा गया। ठीक हो गया। तो दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है आपको? वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करके चले जाइए। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय बाय।